हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हम ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा के सेलेंट फीचर, यानी कि ब्रायोफाइटा के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप ब्रायोफाइटा को क्लियर कट डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैं आपको पहले क्लासेस में बता चुकी थी कि ब्रायोफाइटा क्या है। ब्रायोफाइटा एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है, नॉन वेस्कुलर है, स्मॉल है, इसके पास ट्रू रूट, ट्रू शूट एब्सेंट होते हैं, कोई मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, सीड्स नहीं बनते हैं, फ्लावर नहीं बनते, ये सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं। इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है एंड इनका इवोल्यूशन सिल्यूरियन एरा में, सिल्यूरियन पीरियड में पैलेजिक एरा के अंदर हुआ था। आज हम पढ़ेंगे इनके क्या क्या कैरेक्टर हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, इन्हें मैंने सिर्फ रिकॉल किया है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये जो आपको पिक दिख रही है, ये पिक्चर पिछली क्लास में मैंने इसका नाम बताया था। क्या नाम था इसका? रिकॉल कीजिए जी। इसका नाम था रिक्सिया, जो कि एक लिवरवर्ट है। ये रिक्सिया का थैलस, रिक्सिया सब लिवरवर्ट में आता है और लिवरवर्ट सबसे लोअरेस्ट ग्रुप थे ब्रायोफाइटा में। इसके थैलस में आपको क्या नहीं दिख रहा है? मैन एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। ये लीफी थैलस होता है, यानी कि इसका जो ये थैलस है ये लीफ लाइक होता है। आपको लग रहा होगा कि ये पूरी एक लीफ है। तो इस तरह से जो लिवरवर्ट हैं वो इस तरह से लिवर शेप के, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और लीफी होते हैं, जिनके पास यानी कि वेंट्रल सरफेस पे राइजॉइड्स होते हैं एंड डॉर्सल सरफेस पे ये इस तरह से दिखाई देता है। इसलिए हमने इसे लिवरवर्ट कहा था, क्योंकि ये लिवर लाइक था और लिवर की डिजीज़ में इसको यूज़ किया जा रहा था। सेकंड वाला आपका है हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट का जैसा मैंने आपको बताया था कि इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो तो इस तरह से लीफी ही होता है, यानी कि जैसा रिक्सिया में था, जैसा कि लिवरवर्ट के अंदर था, गैमेटोफाइट लीफी था और प्रोस्ट्रेट था, यानी कि स्यान तंत्र था उसका, हॉरिजेंटल डेवलप करता था ज़मीन से चिपक कर। तो जब हम हॉर्नवर्ट्स में जाते हैं तो इनका भी गैमेटोफाइट आपको इस तरह से मिलेगा, जो कि लीफी है और प्रोस्ट्रेटली ग्रो कर रहा है, हॉरिजेंटली ग्रो कर रहा है, ज़मीन पर ग्रो कर रहा है। लेकिन जो इनका स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट आपको इस तरह से इरेक्टली प्रेजेंट मिलेगा। इरेक्टली का मतलब ऊर्ध्व तंत्र, ठीक है, वर्टिकल ग्रो करेगा, जिससे कि ये आप दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि कोई सींग है, इसलिए इन्हें हॉर्नवर्ट्स कहा गया। ये एंथोसिरोज है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड जो ग्रुप था वो था मॉसिस। ये मॉसिस के अंदर आपको इस तरह से दिखाई देता है। ये मॉसिस का एग्जाम्पल है, ये है इसका कैप्सूल, ओके, और ये है इनका पूरा स्पोरोफाइट प्लांट। चलिए, अब नेक्स्ट में हम इनके सेलेंट फीचर पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे आप ब्रायोफाइट्स को एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको मोस्ट ऑफ कैरेक्टर बता चुकी हूँ, उन्हीं कैरेक्टर को रिकॉल करते हुए, ध्यान में रखते हुए आप थ्योरी का कंटेंट समझें। चलिए, ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल। इसे स्टार्ट करते हैं, समझने का ट्राई कीजिएगा। ब्रायोफाइट्स में अगर हम लिवरवर्ट की तरफ जाएं तो आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों ही उसकी डोर्सल सरफेस पे मिल जाएंगे एम्बेडेड। डोर्सल यानी कि जो ऊपर वाली सरफेस होती है उस पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम हायर की तरफ जाते हैं तो मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि
मेल गैमिटोफाइट क्या बनाएगा, एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमिटोफाइट क्या बनाएगा, आर्चिगोनियम। मेल और फीमेल दोनों गैमिटोफाइट जरूरी नहीं कि अलग अलग ही हों ब्रायोफाइट्स में। जैसा मैंने लोअर के अंदर कहा कि आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये दोनों आपको एक ही गैमिटोफिटिक थैलस पे मिल जाएंगे। एक ही गैमिटोफाइट का जो थैलस होगा उस पे ये दोनों ऑर्गन मिल जाएंगे। अब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये जैकेट सेल से कवर रहते हैं। जैसा कि आपने हायर एल्गी के अंदर पढ़ते हैं, कारा वगैरह में, कि आपको जैकेट सेल्स मिलती हैं, मैक्रोस्कोपिक मिलते हैं। तो इनके भी ऑर्गन्स मैक्रोस्कोपिक होते हैं और जैकेट सेल से कवर रहते हैं। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर मेल गैमिटोफाइट पे बना है, जरूरी नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ एक ही चीज़। तो मेल गैमिटोफाइट से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं। वो जैकेट सेल से कवर है जिसके अंदर एंथ्रीडियम बनेगी। एंथ्रीडियम में एंथ्रेजॉइड्स होंगे जिन्हें यहाँ पे स्पम्स कहा गया है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस तरह से है, ये आपको एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो भी जैकेट से कवर रहेगा, जिसमें ऊपर की साइड में पतली सी एकदम नैरो नेक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये जो है वेंट्रल वाला साइड में, नीचे साइड में एकदम फूला हुआ स्वेलन स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसे आर्चिगोनियम कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एंथ्रीडियम बनेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि गैमिटोफाइट का काम क्या है, गैमेट्स का प्रोडक्शन। तो मेल से क्या बने, एंथ्रेजॉइड्स, स्पर्म्स, और फीमेल से एग। अब जैसा कि पिछली क्लास में बताया था कि इन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि इन्हें एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि इन्हें ज़मीन और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये अपनी गैमिटोफिटिक फेज तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इनको एंथ्रेजॉइड्स को फर्टिलाइजेशन तक पहुंचने के लिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए एग से इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से वहाँ पर ये वाटर का यूज़ करते हैं एंड देन फर्टिलाइज होंगे एग से, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये जायगोट एक डिप्लॉइड सेल है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो गैमिटोफिटिक फेज होती है ये हैप्लॉइड होता है प्लांट। जब हम डिप्लॉइड फेज की तरफ जाते हैं, यहाँ से ये डिप्लॉइड फेज स्टार्ट हुई और ये डिप्लॉइड फेज आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करेगी, ये बनाएगी स्पोरोफाइट। तो ये जो डिप्लॉइड जायगोट बना, इसके अंदर माइटोसिस होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। उस समसूत्री विभाजन से धीरे धीरे करके ये स्पोरोफाइट को बनाएगी। और ये स्पोरोफाइट इस खुद इंडिविजुअल अकेला नहीं रह सकता, यानी कि इसकी खुद की डिपेंडेंसी किसी न किसी पर निर्भर रहती है। ये इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकता। तो ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट किस पे होता है, गैमिटोफाइट पे। तो इसलिए इसे हम सेमी पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन के लिए अपने गैमिटोफाइट है उस पर डिपेंड रहता है। और पैरासाइट किसे कहते हैं, जो कि होस्ट पर डिपेंड रहते हैं, उसे भक्षण करते हैं, उसको न्यूट्रिशन के लिए चूसते रहते हैं एंड देन अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। वैसे ही ये स्पोरोफाइट इस गैमिटोफाइट प्लांट पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहता है। जब ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तो ये स्पोरेंजिया बनेगी इसके टिप पर, और ये स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे स्पोर्स। ये स्पोर्स के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस से ये आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है, पर ध्यान रखना कि स्पोर्स अंदर ही मियोसिस के थ्रू बनते हैं, ठीक है। जब इनके अंदर इस स्पोरेंजियम की सेल के अंदर, यानी कि स्पोरोफाइट पर जो स्पोरेंजियम बनी, इनकी सेल के अंदर मियोसिस होगा, उस मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। और ये स्पोर्स कैसे हो गए, ये डिप्लॉइड था, इस डिप्लॉइड के अंदर जब मियोसिस हुआ इसकी सेल्स के अंदर, तो कैसे हो गए, ये हैप्लॉइड हो गए। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेशन के साथ साथ इनमें कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस, क्योंकि सेल्स का नंबर इंक्रीज करना है तो माइटोसिस होगा। और जो जर्मिनेशन से सबसे पहले जो जुवेनाइल प्लांट बनता है उसे बोलते हैं, जो यहाँ पर लीफी गैमिटोफाइट जिसे कह रहे हैं, उसे प्रोटोनीमा कहते हैं। ये आपने कारा में पढ़ा होगा। मैं बार बार आपको कारा इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि कारा का कैरेक्टर बहुत सारे हायर प्लांट से मिलता है, तो यहाँ पर इसे प्रोटोनीमा कहते हैं। अब
यहाँ अलग अलग दिखाया गया है कि मेल प्रोटोनिमा बना और फीमेल प्रोटोनिमा बना, जरूरी नहीं दोनों अलग अलग हों। स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमिटोफाइट बनाएंगे और उस गैमिटोफाइट को, जो जुवेनाइल गैमिटोफाइट होगा, उसे प्रोटोनिमा कहेंगे और उस जुवेनाइल प्रोटोनिमा से आगे जाकर गैमिटोफिटिक प्लांट बन जाएगा। अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग थैलस पे, और एक थैलस भी हो सकता है गैमिटोफिटिक फेज के लिए। ये है ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि इसके अंदर आपको, ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको हैप्लोडिप्लोन बायोटिक टाइप की लाइफ साइकिल मिलती है। दैट मीन हैप्लोडिप्लोबायोटिक का मतलब हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी, यानी कि दोनों का मिक्सचर। तो यहाँ पर जैसा कि आपको ये दो साइड्स में दिख रहा है कि ये जो साइड है, इसके अंदर आपको यहाँ पे जो गैमिटोफिटिक फेज है, ये कैसी थी? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों थी? क्योंकि जो स्पोर्स बने थे वो स्पोर्स मियोसिस से बने थे, अर्धसूत्री विभाजन से बने थे, जो कि क्या करती है? डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देंगी। इसलिए जो गैमिटोफाइट था ये हैप्लॉइड था। तो ये जो फेज थी गैमिटोफिटिक फेज, हैप्लॉइड थी, और इनसे जब गैमिट्स बने, ये गैमिट्स भी हैप्लॉइड्स थे, इन दोनों के फ्यूजन से ये जाइगोट बना। यहाँ से डिप्लॉइड फेज स्टार्ट होती है और ये डिप्लॉइड फेज यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। ये स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम तक की बात करेंगे, तब तक तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड फेज होगी। लेकिन जब इसके अंदर स्पोर्स बनना स्टार्ट होंगे, वो स्पोर्स मियोसिस के थ्रू कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो ये स्पोर्स जो अलग से दिखाया गया है, इसके अंदर ही बनेंगे। इन्हें आप इस तरह से मत याद रख लेना कि बाहर जाके डिवाइड होते हैं। चलिए, ये पूरी लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स की है। अब इसे हम थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्रायोफाइट्स डैम्प एंड सेडी प्लेसेस में मिलते हैं। यानी कि कहाँ उगते हैं ये लोग? ये जहाँ पर छाया हो और जहाँ पर नम हो, जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो। सेकेंड चीज़, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। ये भी मैं अभी समझा चुकी हूँ कि इनकी गैमिटोफिटिक फेज तो हैप्लॉइड होती है और स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है, जिससे स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड हो जाते हैं फिर से, जो कि गैमिटोफाइट को जर्मिनेट करेंगे और वो गैमिट के फ्यूजन से डिप्लॉइड फेज बनेगी जो कि स्पोरोफाइट को बनाएंगे। तो इसलिए इनके अंदर हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप की लाइफ साइकिल मिलती है। थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इनका जो गैमिटोफाइट होता है वो गैमिटोफाइट डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि ये गैमिटोफाइट अगर इसे इंडिविजुअली उगाया जाए, यानी कि अगर इसे अकेला छोड़ दिया जाए, तो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन जो ये स्पोरोफाइट है, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमिटोफाइट पे डिपेंड है। तो इनकी जो दोनों में डोमिनेंट फेज पूछी जाए कि गैमिटोफाइट है मोस्ट या स्पोरोफाइट, तो गैमिटोफिटिक फेज इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट का मीन डोमिनेंट होती है, क्योंकि ये अकेली इंडिपेंडेंटली ग्रोथ कर सकती है। लेकिन स्पोरोफाइट बिना गैमिटोफाइट के ग्रोथ नहीं कर सकता, ये न्यूट्रिशन के लिए इस गैमिटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है। ये जो स्पेसिफिक मैंने आपको करेक्टर बताया था, ये चीज़ आपको बार बार मैं कह रही हूँ याद रखनी है कि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं, ना सीड्स बनेंगे ना फ्लावर बनेंगे। सीड्स और फ्लावर नहीं बन रहे हैं तो ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू कर रहे हैं? ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि नया गैमिटोफाइट वापस से किसके थ्रू बनता है? स्पोर्स के थ्रू। इनकी स्पोरोफिटिक फेज से जर्मिनेशन अगर न्यू प्लांट को जन्म देना है तो वो स्पोर्स के थ्रू होगा। लेकिन वो स्पोर किसके अंदर बने? स्पोरोफाइट, और वो किस पे डिपेंड था? गैमिटोफाइट पे। तो जो मैन है वो गैमिटोफाइट होता है। इसलिए इनके अंदर ना फ्लावर बनते हैं ना सीड्स बनते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि दे लैक वेस्कुलर टिश्यूज, दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, इंस्टेड रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ये स्पोर्ट्स के थ्रू करते हैं, ना इनके अंदर फ्लावर बनते हैं ना सीड्स बनते हैं, और वेस्कुलर टिश्यूज भी नहीं होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज ना होने का रीज़न मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ये जो प्लांट होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, इनकी हाइट कम होती है, ना इनके अंदर मैकेनिकल टिश्यू मिल रहे हैं, ना आपको इनके अंदर क्यूटिकल या कोई भी ऐसा टिश्यू मिल रहा है जो इनको प्रोटेक्शन देवे, जो इन्हें हार्श कंडीशन से अडप्ट कर पाए। इसलिए इनके अंदर जो मोस्ट ऑफ जो सेल्स हैं वो पैरेंकाइमेटस होती हैं, और वो पैरेंकाइमेटस सेल्स के साथ साथ ये स्मॉल होते हैं हाइट में, तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वेस्कुलर टिश्यूज़ का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि ना इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं है, क्योंकि इनकी लंबाई नहीं है, तो ये ज़्यादा ऊंचाई तक इन्हें फूड या वाटर नहीं प्रोवाइड करना है।
इनमें फ्लावर एंड सीड्स नहीं बन रहे, कोई वुडी स्ट्रक्चर नहीं है। याद रखिएगा, बार बार इस लाइन को मैं इसीलिए डिनोट कर रही हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चीज कि आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका जो थैलस होता है, जो गैमिटोफाइट है, वो राइजॉइड्स में ट्रू रूट्स एब्सेंट हैं इसलिए राइजॉइड्स, मैन एक्सिस में स्टेम एब्सेंट है इसलिए मैन एक्सिस, एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट होता है। तो इनका जो थैलस है, लिवरवर्ट के पास जो स्मॉलर ब्रायोफाइट्स यानी कि जो लोअर ब्रायोफाइट्स हैं, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, इनके पास आपको राइजॉइड्स मिलेंगे और लीफी थैलस मिलेगा। लीफी थैलस, लीव्स नहीं बोला मैंने, कहा लीफी थैलस मिलेगा। लेकिन जो हायर ब्रायोफाइट्स हैं, जो मॉसेस हैं, इनके पास आपको राइजॉइड्स, मैन एक्सिस एंड लीव्स मिलेंगे। न ट्रू रूट्स कहा और ना मैंने ट्रू स्टेम कहा। ये इनका स्पेसिफिक करेक्टर है। नेक्स्ट कि जो इनका गैमिटोफाइट है, ये गैमिटोफाइट मल्टी सेलुलर, ऑब्वियस सी चीज़ है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। क्या खासियत है यहाँ? जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, यानी कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, अभी मैंने बताया कि इनमें एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया जैकेटेड होती हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए वो जैकेट कवर करके रखती है। जैसे कि आप कारा को ध्यान रखिए, कारा एक एल्गी है लेकिन उसकी रिजेम्बलेंस किससे है? मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। तो इनके अंदर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया जैकेटेड होते हैं, जैकेट सेल से कवर रहते हैं। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का था। ऊगेमस टाइप में क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि जो फीमेल गैमिट है, वो नॉन मोटाइल होगा, स्वेल होगा, फूला हुआ होगा और एक जगह पे रहेगा स्टेबल। और जो मेल गैमिट हैं, जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, वो मूवेबल होंगे, वो मूव करते हुए आएंगे। इनके पास फ्लैजिला नामक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये मूव किसके थ्रू करते हुए आ रहे हैं? ये वाटर करंट के साथ मूव करते हुए आ रहे हैं एंथ्रोजॉइड्स। तो ये मूव करते हुए आएंगे और उस एग से फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ऊगेमस टाइप में दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका जो करेक्टर है वो ये है कि इनके अंदर एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। ये चीज़ तो कॉमन है, जो आपको पता ही होगी कि एंथ्रीडियम्स में एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं जो कि बाईफ्लैजिलेट होते हैं। एंड जो आर्चिगोनिया है उसकी शेप फ्लास्क लाइक है। ये मैं आपको पिछली बता चुकी हूँ स्लाइड के अंदर कि जो आर्चिगोनिया है वो, आप फ्लास्क को ध्यान रखिए, एक नेक होती है और ऐसा स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। तो आप फ्लास्क को ध्यान रखिए जिसके नीचे साइड में स्वेलन स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर, और ऊपर साइड में जिसे ग्रीवा कहते हैं, नेक, पतली सी, संकरी सी, और जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है वहाँ पर ये एग को कंटेन करते हैं। तो एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रीडियम में जो एंथ्रोजॉइड्स बने वो मूवेबल हैं, उनके पास फ्लैजिला है, वो वाटर करंट के साथ मूव करते हुए आते हैं और एग से आकर फ्यूज़ हो जाते हैं। एंथ्रोजॉइड्स एग से फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जाइगोट क्या करेगा? इसके अंदर माइटोसिस होगा। जाइगोट कैसा बना? 2n बना, डिप्लॉइड बना, और इस डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा और मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बन जाएगा, जो कि किस पे डिपेंडेंट रहता है? ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट वाली लाइन यही कह रही है कि द जाइगोट डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट एंड द स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासिटिक एंड डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। कि ये स्पोरोफाइट बन जाएगा जाइगोट के डिवीजन से, और ये स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट है? गैमिटोफाइट पे, न्यूट्रिशन के लिए। सेमी पैरासाइट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है। अब जो ये स्पोरोफाइट है, इसकी सेल्स जब स्पोरेंजिया बन जाएगी तब तक तो डिप्लॉयड रहेंगी, लेकिन जैसे ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होना होगा तो ये मियोसिस करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी एंड हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगी। और उन हैप्लॉइड सेल्स को बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल्स क्या बनाती हैं वहाँ? स्पोर्स। और वो स्पोर्स क्या बनाएंगे? जर्मिनेट होके प्रोटोनीमा, जुवेनाइन जिसे लीफी स्ट्रक्चर कह रहे थे, थैलस, यानी कि गैमिटोफाइट। तो वो स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाते थे? गैमिटोफाइट। तो बीच में, दोनों के बीच में क्या आता था? एक प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर। प्रोटोनीमा क्या था? एक स्मॉल, छोटा सा, नन्हा सा लीफी गैमिटोफाइट था, जो कि अभी जुवेनाइल है, अभी सिर्फ उगा ही है। ये सारे इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर थे। अब यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है वो पॉइंट ये है कि ब्रायोफाइट्स में अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, यानी कि इंडिपेंडेंट गैमिटोफाइट है विथ सेक्स ऑर्गन,
यहाँ पर मैंने आपको ये इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि देखिए ये जो दोनों लाइनें इन्होंने क्या कहा कि ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो गैमीटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, जो कि सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बियर करेगा जिससे कि गैमेट्स बनेंगे। लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गैमीटोफाइट के ऊपर। तो ये लाइन यहाँ पे यही कह रही है ब्रायोफाइट। सो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन यानी कि 2 जनरेशन मिल रही हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है और सेक्स ऑर्गन को बियर करता है जो कि स्पर्म्स एंड एग को प्रोड्यूस करेंगे। इन दोनों के फ्यूज़ होने से क्या बनता है, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट बनता है जो कि स्पोर्स को कंटेन करेगा। ये तो थी डिप्लॉइड वाला और ये है हैप्लॉइड। तो जब हम बात करें कि गैमीटोफाइट खुद हैप्लॉइड है, गैमेट हैप्लॉइड बनाएगा, लेकिन फ्यूज़न से जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। स्पोरोफाइट खुद डिप्लॉइड है, स्पोरेंजिया डिप्लॉइड बनेगी, लेकिन जब वो स्पोर्स बनाएगा वो हैप्लॉइड होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर ये चीज़ डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी होती है इनकी, गैमीटोफाइट फेज इनके अंदर डोमिनेंट है। तो ये करेक्टर आप याद रखें, स्पेसिफिक करेक्टर को मैंने हाईलाइट कर दिया है जगह जगह। चलिए नेक्स्ट, इनका जो थैलस है, ये थैलस से जब जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट यानी कि यहाँ पर देखिए, सॉरी नंबरिंग कुछ डिस्टर्ब हो गई है, बट आप इन पॉइंट्स पे ध्यान रखिए कि ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट डेवलप करके क्या बना था, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट सेमी पैरासिटिक था नेचर में। ये स्पोरोफाइट क्या बनाता था, गैमेट्स का फॉर्मेशन करता था, यानी कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करता था। तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि जो 11th पॉइंट है, 8 की जगह यहाँ 11th पॉइंट है, ये 11th पॉइंट ये शो कर रहा है कि जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो कहाँ बना कि मेल एंड फीमेल गैमेट यानी कि एग और स्पर्म्स के फ्यूजन से जो एम्ब्रियो बना है, जो जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड होकर आगे एम्ब्रियो बनाएगा, वो आर्चिगोनियम के अंदर ही डेवलप हो रहा है। आर्चिगोनियम से कहीं बाहर जाके डेवलप नहीं हुआ ना, जैसे कि हम एल्गी में पढ़ रहे थे कि वो बाहर जाता था, जाइगोट बाहर जाके डेवलप होता था। लेकिन इसमें जो एम्ब्रियो और जो जाइगोट हैं वो आर्चिगोनियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही डेवलप होते हैं एंड तक। और एंड में स्पोरोफाइट बनता है जो कि डिपेंडेंट होता है गैमीटोफाइट पे। अब ये स्पोरोफाइट, जब हम स्पोरोफाइट की बात करें तो ये किस में डिफ्रेंशिएट रहता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये आपने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखा था, देखिए ये है स्पोरोफाइट, यहाँ पर इसका होगा फुट, ये है सीटा एंड देन ये कैप्सूल। इसका और स्ट्रक्चर अच्छे से यहाँ देख सकते हैं कि ये है स्पोरोफाइट, ये है कैप्सूल, ये है सीटा और नीचे साइड होता है इसका फुट। तो जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। जैसे गैमीटोफाइट किस में डिफ्रेंशिएटेड था, अगर हम हाइयर की बात करें, बार बार कह रही हूँ हाइयर की बात करें, तो गैमीटोफाइट डिफ्रेंशिएट था मैनाक्सिस, लीव्स और राइजॉइड्स। लोअर ब्रायोफाइट्स के अंदर राइजॉइड्स एंड लीफी थैलस। स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएटेड होता है, स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होता है हाइयर के अंदर, आपको दिख जाएगा इस तरह से फुट, सीटा एंड कैप्सूल। हाइयर के अंदर आपको इस तरह से मिलता है मोस्ट ऑफ। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो पढ़ते हैं। ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में ऊपर साइड में टॉप में जो कैप्सूल बना, इस कैप्सूल को ही आप स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये स्पोरेंजिया क्या काम करती है, इस स्पोरेंजिया में डिप्लॉइड होती है। ये स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होता है और उस मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स। तो ये कैप्सूल प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड मियोस्पोर्स ऑफ सिमिलर टाइप, यानी कि ये लाइन ये कह रही है कि ये जो स्पोरोफाइट में जो स्पोरेंजिया बनी, जिसे कैप्सूल कह रहे हैं, इसके अंदर मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे जो स्पोर्स बनते हैं वो सब एक टाइप के होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, और उनको आप मियोस्पोर्स भी कह सकते हैं। तो कैप्सूल से स्पोर्स बनते हैं जो कि अर्धसूत्री विभाजन से बन रहे हैं और वो सब एक टाइप के हैं। नेक्स्ट लाइन ये कहती है कि जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो स्पोर की जर्मिनेशन से जो सबसे पहले प्लांट बनता है उस प्लांट को कहते हैं प्रोटोनीमा। तो जुवेनाइल गैमीटोफाइट, जो छोटा सा नन्ना सा गैमीटोफाइट बनता है, उस नन्हे से गैमीटोफाइट को कहते हैं प्रोटोनीमा। तो ये सारी चीज जितने भी पॉइंट्स थे
11, ये पॉइंट 8, 9, 10, 11 नहीं है, ये पॉइंट है 11, 12, 13 एंड 14। तो ये जो 14 पॉइंट हैं, ये 14 पॉइंट मैं आपको पहले ही लाइफ साइकिल में बता चुकी हूँ। ये सिर्फ थ्योरी कंटेंट है आप लोगों को याद रखने के लिए। अभी भी आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, जहाँ कन्फ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। बाकी अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।